नमस्कार दोस्तों, आपका गेट हेल्प यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम सिग्नल सिस्टम के गेट 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं आपको एक अच्छी तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसमें कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे ही आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे मैं उसके बाद अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा जिसके थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और धीरे धीरे हम इसको और भी आगे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 21 जो गेट 2024 के PDF में है। क्वेश्चन 21 इसमें क्या पूछा गया है, कैजुअल causal and stable LTI system with impulse response HT produces an output YT for an input signal XT। ये एक सिंपल LTI सिस्टम का इनपुट आउटपुट दे दिया गया है जो कि इम्पल्स रिस्पॉन्स के थ्रू निकलना है। अब a signal x 0.5t is applied to another causal and stable LTI system with impulse response h.5t। अब अपन को जैसे मान लो फर्स्ट वाले सिस्टम का अगर हम निकालें तो हम इसको एक तरीके से वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी ये हो गया, यानी कि वाई टी एक आउटपुट हो गया और एक्स टी इनपुट, एच टी इम्पल्स रिस्पॉन्स। एक तरीके से सिस्टम LTI सिस्टम है। तो इसका हम कुछ भी निकाल सकते हैं जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो मैं यहाँ पर सबसे सिंपल लेके चलता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वाई टी का क्या हो जाएगा, वाई एस, एक्स टी का क्या होगा, एस एक्स एस, मल्टीप्लिकेशन एच एस। कन्वोल्यूशन का अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब आ गया x.5t। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 1/0.5 x s/0.5। तो इसका मतलब 2x 2s। इसी तरह h 0.5t को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सेम क्या आएगा हमारा, 2h 2s। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हम ले लेते हैं y डैश s। आउटपुट क्या आएगा, 4x 2s h 2s। ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम वाई के मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम 2x 2s h 2s इसको साथ में लिया। अब ये सिस्टम मान लो ये पूरा एक सिस्टम x 2s और h 2s एक ही चीज़ है, यानी कि एक ys की तरह है। तो ये क्या हो गया, 2y 2s। s की वैल्यू सिंपल इस इक्वेशन में रख दो, इस वाली इक्वेशन में रखना है। तो s की वैल्यू 2s कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, y2s इक्वल टू x2s h2s। ओके, सेम सिस्टम सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की है। तो 2 × y2s अगर हम इसको टाइम डोमेन में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह, यानी कि y डैश t will be is equal to 2 × y
0.5t, एज सिंपल एज दैट। मतलब ये काफ़ी ट्रिकी है, तो इसमें सबसे ईजीएस्ट वे यही दिख सकता है। अब इसकी तरह इसके थ्रू हमको ये आंसर मिल गया है, मतलब कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये MSQ क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्टिव ऑप्शंस। इसमें एक से ज़्यादा आंसर्स निकल सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। सिस्टम इज़ स्टेबल। स्टेबल सिस्टम के लिए क्या एक रिक्वायरमेंट होती है? स्टेबिलिटी के लिए होती है रिक्वायरमेंट, ऑल द पोल्स should be inside of unit circle। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके पोल्स कौन कौन से, एक ये। दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू -1/3 एंड +1/3। दो पोल्स आ रहे हैं, 2 पोल्स, और ये क्या है, 1 से कम है। और दैट मीन्स ये अगर हम इसको प्लॉट करेंगे और ये हो गया हमारा यूनिट सर्कल, तो ये यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, -1/3 1/3 इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब सिस्टम इज़ अ मिनिमम फेज सिस्टम। अब इस वाले की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम फेज सिस्टम में क्या होता है कि ऑल द पोल्स एंड ज़ीरोज़ शुड बी इनसाइड ऑफ यूनिट सर्कल। ठीक है, पोल्स का तो हमको पता चल गया, अब ज़ीरो का कैसा पता चलेगा, 2z² + 3, यानी कि जो इधर दिया है 0 उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, जिससे कि हमारा ज़ीरोज़ की वैल्यू आ जाए। तो z² इक्वल टू -3/2, z इज इक्वल्स टू +-j, यानी कि माइनस का अगर हम रूट लेते हैं तो क्या आ जाता है, j आ जाता है, √3/2। अगर हम इसका रूट करेंगे तो इज़ इक्वल टू मोर देन 1। सो इसमें क्या होगा, 0 इज आर आउटसाइड ऑफ यूनिट सर्कल। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बी इज़ नॉट करेक्ट आंसर। अब इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं। इनिशियल वैल्यू में क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी xz कर देते हैं। तो इसमें हम करेंगे तो लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी, z² को कॉमन ले लिया तो 2 + 3/z², और इधर क्या होगा, z² कॉमन ले लिया तो 1 + 1/3z 1 - 1/3z, ये कट गया, ये कट गया, कट हो गया। इसके बाद हम z की पावर z टू द इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 2/1 × 1 दैट मीन्स 2। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। दो ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं। फाइनल वैल्यू में आएंगे हम, फाइनल वैल्यू ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फाइनल वैल्यू के लिए होता है लिमिट z टेंस टू 1 - z इनवर्स xz, xz मतलब hz। ठीक है, यही लेते हैं, लिमिट z टेंस टू 1 - z इनवर्स 2z² + 3z
प्लस 1/3 z माइनस 1/3। अब ये कट नहीं हो रहा है, 1 माइनस जेड इनवर्स इज़ नॉट कैंसलिंग आउट। सो अगर हम z इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं, ए, सी एंड डी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, सी एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर 2 कंटिन्यूस टाइम सिग्नल xt एंड yt। अब ये 2 सिग्नल दिए गए हैं xt और yt। xf डिनोट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म xt, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म yt इज। अब ये एक तरीके से एक तरह सेम टू सेम है, बट इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें एक टाइम डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन और एम्पलीट्यूड इनवर्स हुआ है। तो अगर हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि xt को हमको yt बनाना है तो कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम इसको -1 को +1 लेके जाते हैं। तो xt को सबसे पहले हम क्या करेंगे, -xt। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा ऐसा बन जाएगा, ये हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, -xt को हम आगे क्या करेंगे, हम -xt को हम करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे। किस साइड हम करेंगे, सेंटर की साइड। तो उसके लिए क्या करेंगे, -xt माइनस 0.5, मतलब 0.5 से शिफ्ट करना है। किस साइड करना है, अगर हमको राइट साइड करना है, दैट मीन्स 0 की राइट साइड करना है तो हमको माइनस करेंगे। अगर 0 की लेफ़्ट साइड करना है तो हम प्लस लेंगे, समझे। अब नेक्स्ट, तो इसका क्या बनेगा सिस्टम फिर इस तरीके से, -0.5 + 0.5 1। अब इसमें क्या रह गया है, बस हमको -0.5 से -2 तक लेके जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम स्केलिंग करनी पड़ेगी। अब -xt -0.5, इसको हम क्या करने हैं, -0.5 से -2 करना है तो 4 टाइम हमको टाइम स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, -xt/4 t/4 -0.5। तो ये हमारा एक तरीके से ये सिग्नल बन जाएगा सेम टू सेम yt की तरह। अब सबसे पहले जो हमने स्टेप फॉलो करी हैं तो उनको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे। तो xf ये क्या हो जाएगा, -xf, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, ये आया, यानी कि हमने टाइम का शिफ्ट किया है। तो -xf e टू द पावर -j2π इंटू 0.5f, जितना हमने टाइम शिफ्ट किया है वो इधर आ जाएगा। तो दैट मीन्स ये कितना होगा, -xf e टू द पावर -j πf हो गया। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद हमने क्या टाइम स्केलिंग की है, टाइम स्केलिंग की है तो क्या होगा, -4x4f, यानी कि t/4 है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में। जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी है, जहाँ जहाँ f दिया है उसकी जगह 4 कर देना है, 4f कर देना है, समझे। तो अब इसमें e टू द पावर -j π 4f, अब
इधर ये वाला किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं। -4x4f ये हमारा बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा 44 क्वेश्चन सॉल्व। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, तो ये काफ़ी लेंदी भी है, काफ़ी ये टिपिकल भी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी सिस्टम से निकल रहे हैं, सबसे पहले कंटिन्यूस टाइम सिग्नल यानी कि कॉस, अगर ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, तो अगर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस डेल ओमेगा प्लस डेल माइनस ओमेगा ओवर 2। मतलब कि हमको 2 इम्पल्स सिग्नल मिलेंगे डिवाइडेड बाय 2, जिनका एम्पलीट्यूड हाफ होगा। तो इस तरीके से एक्स टी का अगर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो क्या हो मिलेगा हमको, एक्स ओमेगा। तो इसको हम जब लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, सिंस इसका एम्पलीट्यूड 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 2 इम्पल्स सिग्नल मिलेंगे जिनका एम्पलीट्यूड क्या होगा 1, और इनकी फ्रिक्वेंसी किस पे मिलेगा, ये हमको -8 ओमेगा प्लस 8 ओमेगा। ये हो गया हमारा एक्स ओमेगा। अब एच टी दिया है, एच टी में 2 सिग्नल दिए गए हैं, 2 सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि क्या होता है, जब 2 सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो एक ही सिस्टम में, तो हम उसको अगर हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं तो उनका कन्वोल्यूशन हो जाता है। सिंस साइन 2 पाई टी ओवर पाई टी, ये किसका फंक्शन है, ये एक रेक्टेंगुलर फंक्शन का टाइम डोमेन सिग्नल है। तो अगर इसको मैं एक तरीके से बता देता हूँ, साइन 2 पाई टी बाय पाई टी, दैट मीन्स अगर जो भी इधर दिया है, जो भी टी के साथ में दिया है, अगर हम इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा 1 ओमेगा -2 पाई से +2 पाई, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में आएगा। अब cos 38 पाई माइनस पाई बाई 2, अब इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, हम जो प्लस पाई बाई 3 है और माइनस पाई बाई 2, ये इनको अलग कर देते हैं और इनको बाद में हम सॉल्व करेंगे, इनको बाद में हम देखेंगे उसको। तो सबसे पहले cos 38 पाई टी इसको लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 2 इम्पल्स सिग्नल मिलेंगे हमको जिनका एम्पलीट्यूड हाफ होगा, एक -38 पाई पे होगा, एक 38 पाई पर होगा, ये ओमेगा। ठीक है, अब इन दोनों का कन्वॉल्यूशन होगा तो हमको क्या सिग्नल मिलेगा, इनका जब कन्वॉल्यूशन होगा तो हमको सिग्नल में ये मिलेगा, इन दोनों का कन्वॉल्यूशन यानी कि सेंटर होगा हमारा इधर 38 पाई 36 पाई टू 40 पाई। सेम इधर भी मिलेगा हमको सिग्नल, सेंटर रहेगा 38 पाई 36 पाई और 40 पाई। इनका एम्पलीट्यूड देखेंगे तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड इधर हाफ है, इधर 1 है, तो क्या मिलेगा हमको, इधर मिलेगा हमको हाफ जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमारा y ओमेगा, जब इन दोनों का x ओमेगा और h ओमेगा, ये हमारा h ओमेगा हो गया, इनका जब
सिस्टम में से निकलेगा तो क्या होगा, एक्स ओमेगा इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। बट इसमें क्या पूछा गया है, इज सैम्पल्ड एट द रेट ऑफ 15 हर्ट्ज। अब 15 हर्ट्ज मतलब क्या हो गया, 2 पाई एफ, यानी कि 30 पाई पर इसका सैम्पलिंग हो रही है, इस सिग्नल की सैम्पलिंग हो रही है। तो इसमें जब सैम्पलिंग होगी तो सैम्पलिंग होगी तो क्या होगा, इससे कौन कौन से सिग्नल मिल सकते हैं, एक 8 ओमेगा वाला सिस्टम मिल सकता है, ठीक है, और 30 को 8 से माइनस करेंगे तो कितना 22 ओमेगा मिलेगा। एक और क्या मिलेगा, 30 + 8 यानी कि कितना मिलेगा 38 ओमेगा। और इसके अलावा और मिलते जाएंगे, बट हम किस में इंटरेस्टेड हैं, 38 ओमेगा। दैट मीन्स हमको ये इसमें जब सिग्नल पास होगा इसका एक्स ओमेगा का कौन सी पल्स ट्रेन मिलेगी हमको, 38 ओमेगा वाली। यानी कि हमको इधर जो सिग्नल मिलेगा 38 ओमेगा वाला मिलेगा। दैट मीन्स एक्स ओमेगा सैम्पल्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एस बाई 2 पाई एक्स ओमेगा। सॉरी, इसमें ये नहीं रहेगा, तो एक्स ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस इसमें और ये सैम्पल्ड होता रहेगा तो माइनस इन्फिनिट और इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एफ एस आएगा हमारा। सो अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें जो x0t यानी कि जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, हमारा जो सिग्नल निकल के आया है इस बैंड पास फिल्टर के थ्रू, तो ये 38 पाई में जो आएगा तो 1/2 इसका एम्पलीट्यूड, और एफ एस मतलब कि एफ एस आ गया ये, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से दो इम्पल्स निकलेंगे, 2 इम्पल्स सिग्नल हमको मिलेंगे, तो क्या होगा, यानी कि 2 इम्पल्स मिलेंगे, तो उनका जब अपन 2 इम्पल्स सिग्नल मिलेंगे तो क्या होगा, जैसे ये इसको हम 2 को इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 cos 38 पाई टी प्लस ये वाला π/3 माइनस π/2। सो एफ एस क्या है क्या हमारा, एफ एस हुआ 15, 2 से 2 डिवाइड हुआ, और ये 15 cos 38 पाई टी माइनस π/6, और ये हमारा आंसर आया सी। ये काफ़ी लेंदी था, इसको समझाने में मतलब समझने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा गया है, रेडियन फ्रिक्वेंसी वैल्यू फॉर विच डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल एक्स एन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा एन प्लस π/3। ये एक हमारा डिस्क्रीट सिग्नल है हमारा, जिसका पीरियड 40 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 40। और इसमें क्या करना है, रेडियन फ्रिक्वेंसी वैल्यू। अब इसका अगर पीरियडिक सिग्नल है तो उसको चेक कैसे करते हैं, पीरियडिक सिग्नल को हम करते हैं
ओमेगा बाई 2 पाई m over n should be integer. सो इधर n क्या है, 40 है, 40. अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई/40 m, यानी कि ये अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आ गया 0.05 पाई m. सो ये क्या इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, m को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें हम वैल्यू बढ़ाएंगे. तो ये क्या होगा हमारा, अगर m की वैल्यू करेंगे हम 1 तो क्या करेगा 0.05 पाई. ऐसे ही धीरे धीरे हम जब वैल्यू बढ़ाएंगे, m की वैल्यू रखेंगे नेक्स्ट, तो हमको 0.15 m मिलेगा, 0.15 पाई मिलेगा m इज इक्वल टू 3 पर, और m इज इक्वल टू 6 पर हमको 0.3 पाई मिल जाएगा, और m इज इक्वल टू 9 पर 0.45 पाई मिल जाएगा. बट 0.225 पाई वी विल नॉट गेट. तो इसका आंसर क्या होगा, A, C and D. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. इसमें कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. ऐसे क्वेश्चन जितने अच्छे तरीके से पढ़े जाएंगे उतने ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, उतना ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा. गेट के सारे क्वेश्चन अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो उनको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और उनके सॉल्व करने का मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एनी n लेंथ सीक्वेंस xn एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग n पॉइंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात चल रही है. n पॉइंट डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड बाय एक्स के इज इक्वल्स टू एफ एक्स एन, और अनदर सीक्वेंस वाई एन इज फॉर्म्ड एज बिलो. यानी कि इसमें कितनी बार फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया है वो देख लेते हैं. इसमें 1 2 3 4, और हमारा जो सीक्वेंस है एक्स एन कितना है, इसमें भी 4 है. जब भी कोई n पॉइंट DFT यानी डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जाए और n अगर मल्टीपल है 2 के, n इज मल्टीपल ऑफ 2, देन उसमें हम इजीली उसका हम DFT निकाल सकते हैं. तो n लेंथ मतलब कि इसकी n लेंथ कितनी, इसमें कितना हम इसका FFT कितना DFT हुआ है yn निकालने के लिए, इसमें हुआ है 4. यानी कि n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 तो है ही, तो इसमें क्या 4 बार हुआ है. तो 4 बार हुआ है, तो दैट मीन्स जब भी हम 4 बार अगर जैसे DFT होता है तो उसको निकालने के लिए क्या करना है हमको, n स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. तो दैट मीन्स yn विल बी इज इक्वल्स टू n स्क्वायर xn. अब इसमें n की वैल्यू किस पे डिपेंड, n की वैल्यू कैसे हम रखेंगे, क्यों रखेंगे, जब भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा तभी हमको n स्क्वायर xn रखना है. ये एक सिस्टम मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी अगर n पॉइंट FFT मतलब कि n पॉइंट अगर हम DFT रिक्वायर कर मतलब किसी रिक्वायरमेंट होती है, n पॉइंट DFT रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें n स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं. कितने
कितने मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एन स्क्वायर, और एडिशन कितने होते हैं, एन इंटू एन माइनस वन। सो अभी हमको क्या करना है, वाई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स एन हो गया। अब इसमें आगे हम जब हम निकालेंगे वाई ज़ीरो निकालेंगे, तो वाई ज़ीरो के लिए क्या होता है, हम इसमें एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू एन माइनस वन, इसमें हम वाई एन रखेंगे। इसमें ई टू दी पावर होती है बट वो ज़ीरो हो गई है, एन इक्वल टू ज़ीरो फोर एन स्क्वायर एक्स एन। तो इसमें एन स्क्वायर ये हो गया हमारा एन इक्वल टू ज़ीरो फोर, सॉरी इधर थ्री आएगा, एक्स एन। तो दैट मीन्स हमारा जो एक्स एन का पूरा सिस्टम है वो ऐड करना है। तो एन स्क्वायर कितना हो गया, फोर स्क्वायर इंटू थ्री प्लस टू प्लस वन यानी कि सेवन, यानी कि ये कितना हो गया, 16 इंटू सेवन इज इक्वल टू 112। दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इधर ही ख़त्म हो गए हैं इसके सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम हमारे न्यू टॉपिक, मतलब कि हम इसमें एनालॉग सर्किट के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।